तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, एनएलएमएस क्या होता है, कैसे हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम समझते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको केमिस्ट्री में याद रखने पड़ेंगे। तो वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है कि आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन रूल्स को या इन प्रिंसिपल्स को आपको हर जगह फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग हो गई या इलेक्ट्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं ऑर्बिटल्स में, सबशेल में, वो हम इन प्रिंसिपल्स के थ्रू एनालाइज करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल जो है बच्चों हमारा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। पहले इसका एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, comma, in an orbital maximum 2 electrons can accommodate with opposite spin, या फिर हम लिख सकते हैं एंटी पैरेलल स्पिन। अब ये क्या होता है ऑपोजिट स्पिन और एंटी पैरेलल स्पिन, इसको हम देखते हैं। ये पहले हमने इसका स्टेटमेंट देखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम समझते हैं ये है क्या। देखिए पॉली ने क्या कहा था, याद रखिए। पॉली ने कहा था कि कोई भी ऑर्बिटल होगा, देखो जैसे ये ऑर्बिटल है, आपको पता है ऑर्बिटल क्या होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कोई भी ऑर्बिटल है उसमें इसने कहा था कि मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट। याद रखना, कितने, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट कर सकते हैं, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। मतलब कम तो कर सकते हैं सॉरी, बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट। एक ऑर्बिटल की बात करूं बच्चों मैं यहाँ पे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, और वो कैसे रहेंगे, याद रखना, दोनों एंटी पैरेलल स्पिन में रहेंगे। मतलब हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको डिस्कस करा था हमने क्या, कि इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा वो क्लॉकवाइज स्पिन में करेगा, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व करेगा। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करेगा, साथ साथ रोटेट भी करेगा, सॉरी यहाँ पे रोटेट बोलो, रिवॉल्व मत बोलो, सॉरी। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व किसके अराउंड करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड करेगा, और रोटेट अपनी एक्सिस में करेगा। जैसे कि आपका प्लैनेट अर्थ होता है, मून होता है, अपनी एक्सिस में भी रोटेट करता है, और आपके जो सेंटर ऑब्जेक्ट है उसके साथ रिवॉल्व भी करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, ध्यान रखना, वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेगा तो उसका हम बोल देंगे स्पिन कितना है, +½ और एंटी क्लॉकवाइज में करेगा तो स्पिन बोल देंगे क्या, -½ तो उसने क्या कहा कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में रहेंगे तो एक तो क्लॉकवाइज स्पिन वाला होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला होना चाहिए। ये कहा था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और अगर रहेंगे तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन के इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर एरो हेड के साथ दिखाते हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम कैसे दिखाते हैं, याद रखिएगा, या तो डाउनवर्ड एरो या फिर ऐसे आधा वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो एक पॉजिटिव स्पिन रहेगा, एक नेगेटिव स्पिन रहेगा। समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक प्रैक्टिकल का एग्जांपल बताता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मान लो आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और आप और आपका भाई ट्रैवल कर रहा है, और हो क्या रहा है बच्चों कि आपके पास एक ही सीट अवेलेबल है, एक ही जो आपका स्लीपर सीट होती है वो अवेलेबल है। तो क्या होगा, नोटिस करो, हमने एक बात नोटिस की होगी कभी, कि एक आदमी ऐसे सोता है और एक आदमी ऐसे सोता है। मतलब एक का हेड ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं। अगर हम ऐसे चेक करें तो दूसरे का हेड नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, तभी वो सीट में आसानी से अकोमोडेट हो पाते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं है तो आपने जूते का एग्जाम्पल देखा होगा, आपने जूते का कभी डब्बा देखा हो, तो जूते के डब्बे में अगर आपने नोटिस किया हो तो एक जूते को हम ऐसे रखते हैं तो दूसरे जूते को अपन उल्टा करके रखते हैं, कभी नोटिस करिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, जूते को हम ऐसे आगे पीछे करके क्यों रखते हैं, जिससे कि वो इजीली अकोमोडेट हो पाए।
देखिए जैसा कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस पिक्चर में आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि देखिए जूते जो है ये एक के मतलब ऊपर नीचे करके रखे हैं ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी तरीके से रखे होंगे। एक ऑर्बिटल में, एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स को आपको एक ऊपर और एक नीचे करके रखना पड़ेगा, सो डैट वो आसानी से अकोमोडेट करे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार चलो जूते का तो हम समझ लिए, इलेक्ट्रॉन का क्या लेना देना है। देखो इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो उस देखो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है या रोटेट करता है तो उसमें से जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद कर लो अभी फिलहाल के लिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल वो क्या है, मूव करता है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना। तो अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी, अगर मान लो लेट अस सपोज ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसके साथ क्लॉकवाइज वाले साथ क्लॉकवाइज ऐड कर दूं तो क्या होगा, दोनों क्लॉकवाइज की पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्योंकि एक देखो क्लॉकवाइज वालों की मैग्नेटिक फील्ड अगर पॉजिटिव है मान लो, तो एंटी क्लॉकवाइज वालों की नेगेटिव मान लो। अभी पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लॉकवाइज वालों की, तो अगर क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा, अगर आप क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के साथ ही डालोगे तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये ऑर्बिटल में अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। वेयरएज अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के साथ डालूं तब भी सेम प्रॉब्लम अराइज होगी, ये भी रिपेल करेंगे, तो ये ऑर्बिटल में अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपको एक क्लॉकवाइज के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज डालना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसके साथ ये डालूं तो ये बिल्कुल करेक्ट है, अट्रैक्ट होगा, होल्ड करके रखेगा ऑर्बिटल में, तो ये ऑर्बिटल में आसानी से होल्ड करके रख पाएंगे क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है। ऑपोजिट पार्टिकल्स अट्रैक्ट, आपने सुना होगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करके भी ऐड कर लूँ बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात तो सेम ही है, पहले पॉजिटिव या बाद में नेगेटिव या कुछ भी रख लो, आप पहले नेगेटिव रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है क्या, जो मैंने आपके सामने बताया, क्या ये लास्ट के जो थर्ड और फोर्थ मैंने जो बताए ये क्या है, पॉसिबल कंडीशन है। तो पहली बात याद रखनी है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दूसरी बात है दोनों का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, ऑपोजिट। ध्यान रखना ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपने एक में 3 रख दिए, गलत है, 3 भी नहीं रख सकते, और आप 2 भी रख दिए तो 2 भी ऐसे नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या है, दोनों का स्पिन सेम है। आपको कैसे रखना पड़ेगा, पहला ऐसा दूसरा ऐसे, या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर पहला ऐसा दूसरा ऐसे, बात एक ही है। इसी को आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो, टेंशन मत लो, बात एक ही है, घूम फिर के बात एक ही है। तो याद रखिएगा, क्या आप वापस से एक बार स्टेटमेंट पे आते हैं, अपन स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सॉरी, इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट। ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ज्यादा ज्यादा, और जिनका स्पिन भी क्या होना चाहिए, ऑपोजिट, ऑपोजिट होना चाहिए। और ऑपोजिट को एंटी पैरेलल कहते हैं। क्यों, क्योंकि एंटी पैरेलल क्या होता है अगर आपको बताऊं तो, देखो ये एक ऊपर हो गया, एक ये नीचे हो गया। अगर 2 लाइन सेम कॉन्टिन्यूटी में चल रही होती है तो उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। मैथ्स में इनको क्या कहते हैं, याद करो, पैरेलल लाइंस। और अगर 2 लाइंस होती पैरेलल है बट क्या होता है, उनका डायरेक्शन इनवर्ट होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल लाइंस, एंटी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो दोनों का क्योंकि स्पिन उल्टा सुल्टा है तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल स्पिन भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी स्टेटमेंट का एक और दूसरा स्टेटमेंट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मैं लिख देता हूं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, दूसरा स्टेटमेंट है द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नेवर बी सेम, कैन नेवर बी सेम। मतलब कि जो NLMS है इनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। 2 बच्चों का सेम, चारों पोजीशन सेम नहीं हो सकती। वो चारों पोजीशन सिर्फ एक ही बच्चे को असाइन की थी, याद करो, कि शेल भी सेम हो, सब शेल भी सेम हो, ऑर्बिटल भी सेम हो, और क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी सेम हो। चारों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ए है इलेक्ट्रॉन 1, इसके n की वैल्यू है मान लो 3, L की वैल्यू है मान लो 2, M की वैल्यू है मान लो -1, और S की वैल्यू है मान लो +½ तो ऐसा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है जिनकी भी ये सेम वैल्यू हो ही नहीं सकता। खुद सोचो, हो ही नहीं सकता।
दो बच्चे कभी अगर मान लो एक बिल्डिंग में भी रह रहे हैं, एक फ्लोर पे भी हैं, एक कमरे में भी हैं, उसके बाद भी याद करो, एक कमरे में एक, अब बच्चा अगर बोर्ड को देख रहा है तो दूसरा बच्चा कहाँ देख रहा है, दीवार को। मतलब आपके चारों वैल्यूज कभी सेम नहीं हो सकती, याद रखिएगा। मतलब घूम फिर के बात यह है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक पोजीशन है, वैसी की वैसी सेम लोकेशन सेम पोजीशन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक है, स्पेसिफिक है, सिर्फ उसी के लिए असाइन की गई है, वैसी सेम एनएलएमएस की वैल्यू किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। तो वही सीधी सी बात है, कुछ दिमाग लगाना नहीं इसमें। बस याद रखना ये वाला स्टेटमेंट भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर ही काउंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी याद रखना, अगर कभी आ जाए कि कौन सा स्टेटमेंट किस प्रिंसिपल के बेसिस पे बोला गया है तो याद रखिएगा पॉली के बेसिस पे बोला गया है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो चुका है खत्म। अब अपने पास आएगा दूसरा प्रिंसिपल, वो लिखते हैं हम फटाफट। उसका नाम है क्या, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या होता है बताते हैं। अब अपन देखते हैं बच्चों हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो एक बार। देखो इस फोटो में आप ध्यान से देखो, ये बच्चे खाना खा रहे हैं। अब खाने खाने का आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, खाने खाना जब ऐसे जीमंड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें खाना कैसे खिलाता है पंगत में। तो देखो खाने खिलाने का पैटर्न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर देखो खाना कैसे खिलाया जाता है, याद रखो। पहले क्या होता है, पहले सबको क्या दी जाती है, सब बच्चों को पहले क्या दी जाती है। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर बच्चे बैठे हैं तो सब बच्चों को पहले क्या दी जाती है, सबको। जैसे मान लो पहले सबको प्लेट दी गई, तो सबको पहले यूनिफॉर्मिटी से प्लेट दी जाएगी। उसके बाद सबकी प्लेट में पूड़ी दी जाएगी ना, पूड़ी। फिर क्या देंगे, सब्जी। तो सब्जी चलेगी, सब्जी। होता क्या है, ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं होता है कि पहले बच्चे को पहले पूरा साइड आइटम्स मिलेगा फिर दूसरे पे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है, एक आइटम सब में रिपीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम को कॉल किया जाता है। इस बात को ध्यान से समझना कि पहले एक आइटम पूरा रिपीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम को कॉल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले एक आदमी को तुम सारे आइटम्स पकड़ा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी तुम पहले आदमी को क्या है, आप इसको पहले आदमी को पहले पूड़ी भी दोगे, फिर इसको आप सब्जी भी दोगे, फिर आप इसको पानी भी दोगे, फिर आपको इसको और भी बहुत सारी चीजें दोगे, मिठाई भी दोगे। और फिर आप पहले एक आइटम को सब में रिपीट करोगे, जब सबके पास पहुंच जाएगा उसके बाद आप दूसरा आइटम को रिपीट कराओगे। तो ये होता है पैटर्न आपका जीवन में। वैसा ही सेम पैटर्न होता है आपका किसमें, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में। ध्यान से सुनना, यही समोसा चटनी पूड़ी सब्जी रूल है ये, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है, इसने क्या कहा था कि मान लो मेरे पास कोई भी ऑर्बिटल है, मान लो p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है। s की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल, p सबशेल, सॉरी सबशेल है, ऑर्बिटल नहीं बच्चों। p सबशेल मतलब क्या, 3 डब्बे, d सबशेल मतलब 5 डब्बे, f सबशेल मतलब 60 डब्बे। तो मेरे पास कोई सा भी सबशेल है, इधर p सबशेल और d सबशेल और f सबशेल, इन तीनों में से कोई भी सबशेल है, और मेरे को इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उस हिसाब से होगी, सबसे पहले एक स्पिन के, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन पहले सारे ऑर्बिटल्स में रिपीट होंगे। मतलब जैसे मान लो मेरे को p में मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन भरने की है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने की है। मान लो मेरे को p में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरूंगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। मतलब पहले पॉजिटिव स्पिन वाले पहले सब में भरूंगा, और उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, 5वां आएगा इसमें। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझो। पहले मान लो इसको, मान लो पूड़ी मान लो पॉजिटिव स्पिन वाले को, और इसको मान लो सब्जी मान लो। तो पहले आपने सबको क्या दिया, पूड़ी प्रोवाइड करी, उसके बाद सब्जी प्रोवाइड की। ऐसे नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं करना है कि आप पहले इसको दे दो, फिर इसको दे दो, फिर इसको दे दो, गलत है ये। आपको पहले क्या करना है, पहले एक सबको रिपीट करना है, फिर दूसरा रिपीट करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक और बार पूछूं तो, जैसे डी में मान लो कैपेसिटी कितनी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की, मान लो 10 के बजाय मेरे को कितने भरने हैं डी में मान लो भरने हैं मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन किस पैटर्न भरेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहले सब में एक स्पिन का भरेगा। अब ये 6ठा और 7वां।
हाँ बच्चों याद रखना, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ऐसे भी भर सकते हो। देखो अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इस पैटर्न से भर सकते हो। पहले आप नेगेटिव स्पिन वाले को भर दो, कोई गड़बड़ नहीं, बट पहले एक जैसा भरो। पहले सब्जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पूरी दे देना। ये 5 6 7 ये भी बिल्कुल सही पैटर्न है। बात एक ही है, बस याद रखना पहले एक स्पिन वाले आप सब में भरोगे, फिर आप क्या करोगे, दूसरा स्पिन का भरोगे। याद रखिएगा ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पी डी और एफ सबशेल के लिए। एस के लिए क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि एस बच्चों होता ही एक ऑर्बिटल है। एस में डब्बे कितने होते हैं, एक डब्बा होता है। अब एक डब्बे को आप कुछ भी करके भर लो, आप भरोगे ऐसे ही, और कोई तरीका है ही नहीं। कुछ भी करो, पहला आप ऐसे भरोगे, दूसरा ऐसे भरोगे, या फिर क्या भर लोगे, पहला ऐसे दूसरा ऐसे, बात तो एक ही है। तो एस में तो ये हुंड्स रूल लगता ही नहीं है। बट बाकियों में जैसे पी में आपको मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पी में 4 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, ध्यान रखना पी में 4 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं भरोगे, ये गलत है। और ना ही पी में 4 इलेक्ट्रॉन आप इस पैटर्न में भरोगे कि आपने 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल गलत है। इसने तो आपके पॉली के रूल को ही वायलेट कर दिया। पॉली ने क्या कहा था, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल। तो आपको क्या करना है बच्चों, याद रखिएगा क्या करना है, आपको पहले सबको एक एक भरवा देना है। पहले सबको एक एक भरा देना है, 1 2 3। जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, जब चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो ये हो गया आपका P4 का कॉन्फ़िगरेशन, याद रखिएगा। इसी P4 के कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप नेगेटिव स्पिन वाले भर दो 1 2 3, और फिर पॉजिटिव भर दो 4। ये भी सही है, ये भी सही है। तो याद रखना हुंड्स रूल ने क्या कहा था, पहले एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद दूसरे स्पिन का इलेक्ट्रॉन्स चालू होंगे, ठीक है। और भी समझने की बात है कि पी डी और एफ में पॉसिबल है, एस में इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि एस है ही एक ऑर्बिटल। तो एक बार इसके स्टेटमेंट को हम फटाफट नजरें गड़ाते हैं और फिर आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए, ऑफ हुंड्स रूल का क्या है स्टेटमेंट, कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग कब तक नहीं होगी, पेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पेयरिंग का मतलब होता है जैसे कि आपने 2 कर दिए, डबल करने को पेयरिंग कहते हैं, पेयर करा दिया आपने। तो उसने बोला पेयरिंग कब तक नहीं होगी, जब तक क्या होगा, until each orbital is singly occupied with same spin। पहले एक स्पिन के साथ हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई कर ले। इसको समझना है, स्टेटमेंट याद करने बच्चों, एग्जाम में आएगा ये हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन का स्टेटमेंट, 1 मार्क का 2 मार्क का। तो जैसे हुंड्स रूल में, जैसे मैं आप मान लो मैं पी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, तो पहले क्या करूंगा, पहले मैं पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं पहले ही सेकंड में 2 नहीं भर दूंगा, पहले ही पेयर नहीं करा दूंगा। पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक क्या है, हर एक डब्बे को एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए और सबका स्पिन सेम होना चाहिए। मतलब इसको अगर ये मिला, इसको ये मिला, इसको ये मिला, अब पेयरिंग चालू करा सकता हूं, मतलब अब डबलिंग चालू करा सकता हूं, मैंने डबल करा दिया। ये हो गया आपका P4। तो ध्यान रखना पेयरिंग कब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हर एक ऑर्बिटल को आप एक एक इलेक्ट्रॉन ना दे देते हो और सब ऑर्बिटल्स में एक ही स्पिन का इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। मतलब अगर पहले आप पॉजिटिव भरो तो पॉजिटिव भरो, फिर नेगेटिव भरो अगले स्टेप में। मतलब पहले सबको क्या दो, या तो पूड़ियाँ दो या फिर पहले सबको सब्जियां दो। पहले पेयरिंग नहीं करानी, पहले बच्चे को ऐसे नहीं करना है कि आपने पूड़ी दे दी और सब्जी दे दी, पहले सबको एक एक वो मिलने चाहिए। और ऐसे बीच में आप गैप भी नहीं कर सकते, याद रखिएगा कि आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि 1 फिर इसको छोड़ दिया, 2 फिर 3 फिर 4, ये गलत है। आपको पहले सबको एक एक देनी है, पार्शियलिटी नहीं चलेगी, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी क्या हो गया बच्चों, खत्म हो चुका है। तो बहुत आसान था ये भी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले का नाम क्या है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वाले का नाम है N+L रूल। अब N+L रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना, सीधी सी बात बताता हूं आपको। तो मैं इसका मतलब, जिसका N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर सबशेल की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, बस खत्म कहानी। जिसके N और L के समेशन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। और इन केस ऑफ टाई, मतलब अगर N+L क्या हो गया, समान हो गया, सेम हो गया, तो जिसका N ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना, बहुत आसान सी बात है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 2s और 3p में किसकी एनर्जी ज्यादा है। मतलब ये जो शेल होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो सबशेल्स होते हैं इनकी एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब ये जैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी या कोई पोटेंशियल एनर्जी लग रही होती है, तो शेल डिटरमाइंड होती है। हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जब आपको मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा।
बस अभी फिलहाल के लिए ये सुन लो क्या कि इनके अंदर कुछ एनर्जी होती है। फॉर्मूला याद है एनर्जी का क्या था? माइनस Z² / N² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाँ, तो अब मेरे को बस ये पता लगाना है दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो अब देखो पहले हम इसकी एनर्जी चेक करते हैं, किसकी? 2s की। तो कैसे चेक करेंगे? पहले एनर्जी कंपेयर करने के लिए n+l का वैल्यू निकालेंगे। देखो 2s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 2, यही तो n होता है जो आगे नंबर लिखा है। और l की वैल्यू कितनी होगी? s सब शेल है, l की वैल्यू क्या होती है? 0। याद करो एक बार, मैं वापस रिपीट कराता हूँ। s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0, p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1, d सब शेल के लिए l की वैल्यू 2 और f सब शेल के लिए l की वैल्यू 3। l यहाँ पे क्या है बच्चों? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो समेशन करके आंसर कितना है? 2। सिमिलरली यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 और p है तो कितना है? 1, तो 3 + 1 कितना है? 4। अब क्योंकि n+l 3p का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2s, तो एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी? 3p की ज़्यादा होगी। बस कॉन्सेप्ट खत्म, पैसा हजम। कॉन्सेप्ट खत्म, पैसा हजम। तो याद रखना, जिसके n+l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जैसे एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 5p और 4f। अब 5p के लिए n की वैल्यू कितनी है? 5, और p के लिए n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 1, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6। तो n+l कितना आ गया 5p का? 6। अब 4f का n+l निकालो तो n की वैल्यू कितनी है? 4, और f के लिए l की वैल्यू कितनी थी? 0, 1, 2, 3, तो 3 थी, तो 7। अब क्योंकि 4f का n+l 5p से ज़्यादा है, तो ध्यान रखना है एनर्जी ऑफ 5p इज लेस देन 4f। खत्म कहानी। अब मैं आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 4p और यहाँ मैंने लिखा मान लो 3d। अब इसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है चेक करते हैं। तो पहले n+l 4p का निकालते हैं। n की वैल्यू 4 है, p में है 1, तो कितना हो गया? 5। और इसका क्या हो गया? 3d में n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू होती है d की 2, तो 5। अब देखो n+l टाई हो गया, दोनों में बराबर आ गया। तो जब बराबर आ जाएगा तो जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इन 4p और 3d में से n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? n किसका बड़ा है? 4p का बड़ा है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि 4p की एनर्जी क्या होगी? 3d से ज़्यादा होगी। बस आपको एक कंपैरिजन करना आना चाहिए कि किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया आपके लिए। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल जो है बच्चों वो है आपका क्या? ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बताता है आपको? ऑफ बॉ प्रिंसिपल बताता है आपको फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन एटम में फिल कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? ध्यान से सुनो, ये बोलता है इन एन एटम electrons must be filled in increasing order of energy। मतलब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ऑफ बॉ प्रिंसिपल ऐसे कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस हिसाब से करेंगे? सबसे पहले कौन सा सब शेल भरेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद कौन सा सब शेल भरेंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। हम कैसे पता लगाएंगे किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो अभी पीछे रूल बताया था n+l रूल, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो याद रखिएगा क्या कि हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब भी फिल करेंगे किसी भी एटम में तो किस बेसिस पे करेंगे? ध्यान से सुनना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर? देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सबसे पहला कौन आता है? 1s आता है, सबसे पहले 1s ही आएगा। फर्स्ट शेल में कौन होता है? सिर्फ s सब शेल होता है। एक बार मैं वापस आपको रिमाइंड कराता हूँ, फर्स्ट शेल में सिर्फ कौन सा सब शेल होता है? s सब शेल। फिर सेकंड शेल में कौन कौन आ जाते हैं? याद करो, 2s और 2p, s और p दोनों आ जाते हैं। फिर थर्ड शेल में कौन कौन आ जाते हैं? याद करिए, 3s 3p 3d तीनों आ जाते हैं। और फोर्थ शेल में फिर कौन कौन से सब शेल आ जाते हैं? याद करिए, 4s 4p 4d और 4f। अब अभी देखो सीधा सीधा ऐड नहीं करना है, सीधा नहीं करना है, चेक करना है कि किसका n+l ज़्यादा है। कभी ऐसे मत सोचना पहले ये भरेगा फिर ये 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 तो शेल के हिसाब से। अब इनकी एनर्जी भी चेक करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ नोटिस करो तो 3d की एनर्जी कितनी होगी? n+l कितना होगा? 3 + 2 कितना होगा? 5। और 4s की कितनी होगी? याद करो n+l की वैल्यू
4 प्लस 0 तो कितनी होगी 4। तो एनर्जी के मामले में कौन पहला आएगा, 3D पहला आएगा, 4s पहला आएगा। याद रखिएगा 4s पहला आएगा। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए हमें ऑफ बॉ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसे करते हैं हम। मतलब अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे या लोअर एनर्जी के जो सबशेल्स होंगे, पहले उनकी फिलिंग होगी, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, उसी हिसाब से क्या होगा, आपकी बढ़ती जाएगी। तो देखिए ये आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक पैटर्न बना हुआ है जो आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस पैटर्न से होती है। आपको क्या करना है, आपको इस पैटर्न में आपको क्या लिखना है, जैसे आपको होता है फर्स्ट शेल में कौन सा ऑर्बिटल सब शेल एग्जिस्ट करता है, 1s। सेकंड शेल में कौन कौन एग्जिस्ट करता है, 2s और 2p। थर्ड शेल में कौन एग्जिस्ट करता है, 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f। सिमिलरली 5 शेल 6 शेल 7 शेल में आप ऐसे ऐसे करके पूरा लिख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे जिगजैग लाइन चलानी है। ये याद करने के तरीके बता रखे हैं आपको एनसीईआरटीज में, और बताए जाते हैं ना कुछ इस पैटर्न से। तो इसी हिसाब से आपको ट्रैवल करना है, यही एनर्जी का सही ऑर्डर है। जैसे सबसे पहले कौन आएगा, 1s। 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2s। 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2p। देखो ना 1s, फिर 2s गए, फिर 2s से कहाँ गए, 2p। फिर 2p के बाद कहाँ आप जाएंगे अपन, 2p से कहाँ जाएंगे, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। तो फिर 3s 3p 4s फिर 3d, फिर 4p 5s, फिर 4d, 4p 5s 4d, फिर 5p, फिर 6s। इसी पैटर्न में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब सबसे पहले कौन सा सब शेल भरेंगे, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। इसी पैटर्न भरेंगे। अब या तो आपको एग्जाम में याद करना पड़ता है, क्योंकि इसी हिसाब से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो अब ऐसे याद करना तो मुश्किल है, कैसे कितना याद कर लोगे। तो आपको इस पैटर्न में कैसे याद करना पड़ेगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि किसका एनर्जी कम है किसका एनर्जी ज़्यादा, उसको याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपको किस पैटर्न में याद करना है, आपको एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट करना है। कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ स्कूल, तो स्कूल, तो स्कूल स्कूल 2 बार बोला अपन ने, स्कूल स्कूल। अब स्कूल स्कूल में अच्छी स्कूल कौन सी है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। कौन सी स्कूल अच्छी है, पब्लिक स्कूल। तो क्या बोला, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल में और अच्छी कौन सी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या बोला, वापस सुनो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। और फिर बोलना है फिर आपको वापस से बोलना है डीपीएस, तो आप बोलोगे एफ, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये पैटर्न आपको याद करना है। क्या, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न से आपके आएगा। वापस बोल रहा हूँ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये है पूरा पैटर्न, ठीक। तो अब याद करो, अगर आपको याद हो कि एस सब शेल सबसे पहले कौन से शेल में इंट्रोड्यूस होता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो आपको याद होगा 1s, सबसे पहले एस किस में इंट्रोड्यूस होता है, 1 में। तो आप एस के आगे क्या लिख दोगे, 1 से स्टार्ट करोगे जहाँ पे भी एस दिख रहा है, और 1 से लेके आप गाड़ी आगे चलाओगे। तो ये पहला आपने एस को क्या कर दिया, लेबलिंग कर दी। अब पी कहाँ से चालू होता है, याद करो, पी सब शेल 1 में तो होता नहीं है, पी सब शेल चालू होता है सेकंड शेल से। तो पी को 2 से स्टार्ट करोगे और फिर आगे गड्डी चला दोगे। उसके बाद क्या है, डी सब शेल कहाँ से चालू होता है, याद करिए, 3 से। तो 3 से चालू करोगे। और एफ सब शेल कहाँ से चालू होता है, 4 से। तो ये आपका देखो पूरा पैटर्न बनकर तैयार हो गया। ये जो पीछे आपने देखा और ये जो देखा बिल्कुल सेम है। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसी पैटर्न में हमने याद किया। तो आपको बस याद रख लेना है क्या है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये पैटर्न याद करना है, 1s 2s 2p 3s 3p, इससे आपको याद हो जाएगा। और इसी पैटर्न्स को यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो इसको फटाफट आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
देखो ये बच्चों वाला कॉन्फ़िगरेशन है ये, जो आपने 9th-10th में पढ़ा था। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो हमने देखा था पीछे ऑफ बॉ प्रिंसिपल, उसको दिमाग में बैठाना है। और वो क्या था? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद क्या करना है? एस चालू होता है, याद रखिएगा, फर्स्ट शेल से, पी चालू होता है सेकंड से, डी चालू होता है थर्ड से, और एफ चालू होता है फोर्थ से। इस बात को दिमाग में बैठा लो, बाकी काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पहले एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो हाइड्रोजन से लेके आपको मेरे हिसाब से कैल्शियम तक तो याद हो गई। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक याद हो गई। तब भी याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए एक बार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये मैंने लिखे पहले 7। फिर इसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये 20 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9th क्लास में सिखाया होगा आपको टीचर ने। इनके बच्चों वाले कॉन्फ़िगरेशन में सिखाए होंगे 2,8,8 वाला कॉन्सेप्ट। चलो, अब अपन आते हैं यहाँ पर। देखो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन 7। तो इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब देखो, थोड़ा पैटर्न याद करना है। देखो, ये याद रखते हुए चलना है, दिमाग में इसको बैठा लो। 1s, 2s, 2p, 3s, है ना। तो पहले आप किसको कॉल करोगे? सबसे लोअर एनर्जी किसकी है? 1s की। हाँ, एक बात ध्यान रखना, s की कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 2 की। याद करो, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं s में। p में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? p में 3 डब्बे होते हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? याद करो, एक बार मैं वापस रिपीट कराता हूँ। s में 1 डब्बा, p में 3 डब्बे, d में 5 डब्बे, और f में 7 डब्बे। इसी हिसाब से पैटर्न चलता है। अब s में 1 डब्बा है तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 3 है, तो एक डब्बे में 2, तो कितने हो जाएंगे? 6। d में कितने हो जाएंगे? 10। और f में कितने हो जाएंगे? 14। इस बात को याद रखना है। ठीक है, डब्बा मतलब ऑर्बिटल्स। तो अब एक बार वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ पे 2, इसमें 6 पॉसिबल है, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 14, 10, 6, 2। तो ये पता होना चाहिए, मैक्सिमम की बता रहा हूँ मैं। अब देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। पहले वाले को कॉल करोगे, पहले डब्बे को कॉल करोगे 1s वाले को, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। फिर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले वाले को कॉल करोगे 1s2। अरे यहाँ देखो बच्चों, 1s2 हो गया, पहला वाला आपने 1s बुलाया, 2 हो गया। अब देखो, अब पहला वाला आपका भर चुका है सब शेल। अब आप दूसरे वाले को कॉल करोगे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1s2 तक तो 2 भर गए। और फिर क्या हो जाएगा? 2s1। देखो, 2 इसमें भर गए, 1 इसमें भर गया, 3। फिर बेरिलियम में क्या होगा? 1s2, 2s2। अब पहला ही भर गया, दूसरा ही भर गया, 1s 2s के बाद कौन है तीसरे नंबर पे? 2p। तो अब कैसे भरोगे? बोरोन में क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p, 1। फिर कार्बन में कितना आएगा? 1s2, 2s2, 2p, 2। फिर इसमें क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p, 3। देखो, 2, 2, 4 और 3, 7 हो गए ना। अब p में कैपेसिटी 6 की है, तो 6 तक आप निरंतर आगे चलते रहो। ऑक्सीजन में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p, 4। फ्लोरीन में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p, 5। और नियॉन में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p, 6। अब 6 में क्या हो गया? 2p भर गया। अब सोडियम में आपको 11 भरने, तो 1s2 तो 2 हो गए, 2s2 2 हो गए, 2p 6 और हो गए, तो 2, 2, 6 कितने हो गए? 10। अब आप किसको पुकारोगे? देखो, 1s, 2s, 2p के बाद कौन सा आएगा अगला? 3s। तो इसी पैटर्न से आगे बढ़ोगे। इसको एक बार आप कॉपी में लिख लो और फिर वहां से देखते हुए चलो। तो 3s1। अब s में 2 कैपेसिटी है, तो अगले वाले में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो कहाँ भरेगा वो? 3s में भरेगा, तो 3s2। फिर एल्यूमिनियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1।
अब 3s के बाद 3p आ गया, अब 3p को बढ़ाते चलो, 3s2 3p2। अब ऐसे मैं किसका कर देता हूँ, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का सिमिलरली ऐसे करूँगा, देखते चलो। देखो मैंने फोस्फोरस से लेके आपके आर्गन तक कर दिया, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, सेम पैटर्न चला। अब पोटेशियम में क्या आ जाएगा, 3p के बाद कौन आता है, देखो स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, अब क्या आएगा, स्कूल आएगा। और एस कौन सा आएगा अब, क्योंकि 3s तक तो पहले आ चुका, तो अब एस कौन सा आएगा, दिमाग लगाओ, इमेजिन करो, 4s। और इसमें क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये तो हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। इसी का एक और तरीका होता है छोटा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया बड़े तरीके से, और हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। अब देखिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। देखो एक और छोटा कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो आपको पता है नोबल गैस, आपने नाम सुनोगे नोबल गैसेस, जो 18 ग्रुप होता है आपका पीरियोडिक टेबल में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 आपके एलिमेंट्स हैं, इनको नोबल गैस कहते हैं, जो कि स्टेबल होते हैं। हीना, नीना और करीना, जरा रुकोना, ये 6 होते हैं। देखो हीना, नीना और करीना, जरा रुकोना। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या करोगे आप, इन तीनों के एक बार पहले मैं यहाँ पे तीनों को ढूंढ लेता हूँ, कोई इनमें से कोई भी दिख रहा है क्या आपको। तो पहले देखो यहाँ पे आर्गन दिख रहा है एक नोबल गैस, इसमें आपका नियॉन दिख रहा है देखो एक नोबल गैस, और पहले वाले पेज में आपको हीलियम दिख रहा है एक नोबल गैस। अब ध्यान से सुनो, आप इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई कर सकते हो नोबल गैस के केस में। कैसे बताता हूँ, देखो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही होगा, हीलियम का 1s2 ही होगा। इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या है, देखो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन किसका था, याद करो, हीलियम का था। तो लिथियम में जो 1s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन ना, इतने पार्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, हीलियम। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम 2s1। ध्यान से सुनना, हीलियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वह हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये सिर्फ याद रखना, हम नोबल गैस ही लिख सकते हैं, आगे और कुछ नहीं लिख सकता। नोबल गैस भी कौन सा वाला होगा, इन एलिमेंट से जस्ट पहले वाला नोबल गैस। जैसे बेरिलियम का क्या हो जाएगा, इतने पार्ट का तो हीलियम हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, हीलियम 2s2। सिमिलरली बोरोन का क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p1। सेम इसका क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p2। सेम नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p3। सेम आपका ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p4। इसका हीलियम 2s2 2p5, इसका हीलियम 2s2 2p6। अब ध्यान रखना, इसका हमने 2p6 हीलियम क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले तो नोबल गैस हीलियम ही है ना, इसलिए। अब सोडियम का देखो, सोडियम से पहले कौन सा नोबल गैस है, नियॉन आ गया। तो अब देखो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 1s2 2s2 2p6। तो इतने पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली नियॉन। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, नियॉन 3s1। ध्यान रखना, समझना क्या हो रहा है। देखो जो भी एलिमेंट है ना, उससे पहले वाला नोबल गैस है ना, उसको चेक करो, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के उतने पार्ट की जगह बस नोबल गैस का नाम लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, काम खत्म। इससे अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो शॉर्टन हो जाता है। देखो अब जैसे इसका क्या हो जाएगा, इतने पार्ट की जगह मैं नियॉन लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2। अब इसका क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p1। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो भी आपको शुरुआत का जो नोबल गैस वाला पार्ट दिखे पहले वाला, उसको क्या कर दो, सिर्फ नोबल गैस के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख के उसको लिख दो, जिससे क्या होगा, आपके कॉन्फ़िगरेशन की लेंथ छोटी हो जाएगी। ऐसा हम क्यों करते हैं, बार बार बड़ा बड़ा बल्कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने से बचने के लिए। और इसका क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p6। अब देखो, अब पोटेशियम का देखो, पोटेशियम से पहले कौन सा नोबल गैस था आपका, आर्गन। तो आर्गन का कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इतना पार्ट कौन रिप्लेस हो जाएगा, आर्गन से। तो इसका हो जाएगा बच्चों आर्गन 4s1, इसका हो जाएगा आर्गन 4s2। तो ये पहले 20 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बच्चों आपको साथ ही साथ इन्हीं के साथ आपको याद करना पड़ेगा किन का कॉन्फ़िगरेशन, 21 से 30 के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 21 से 30 के एलिमेंट्स के नाम क्या है वो याद करो।
तो देखो रटने का तरीका क्या है, 21 से 30 जो एलिमेंट्स है, तो 1 to 20 तो आपने याद कर लिया जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 20 है। अब 21 से 30 वालों का नाम क्या है, सक्टिवीकर्मन फेकोनिकूजन। सक्टिवीकर्मन फेकोनिकूजन। क्या बोला बच्चों मैंने, सक्टिवीकर्मन फेकोनिकूजन। स्टार्टिंग फ्रॉम 21 एंड होता है 30 तक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सक्टिवीकर्मन फेकोनिकूजन। सक्टिवीकर्मन फेकोनिकूजन 21 to 30। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, याद रखने हैं। तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ सबका नाम वापस से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, वही 21 है तो कैसे लिखेंगे अपन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अभी समझना है आपको, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक, 4s2। कितने हो गए, 20 हो गए। देखो 2 2 4 6 10 2 12 16 18 और 2 20। अब इसके बाद क्या आता है, देखो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आता है दिल्ली, तो 3D1। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, इतना पार्ट तो सेम चलेगा, फिर हो जाएगा 3D2, फिर इसका क्या हो जाएगा 3D3, इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 3D4। पूरा वही, देखो ये आगे जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना उसको आप वैसे चलने दो, लिखो मत, लिखना है मतलब आपको। मैं अभी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है। या फिर मैंने अभी आपको एक छोटे तरीके से शॉर्ट कट कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया, अगर आपको वो समझ में आए तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे, मैं एक बार लिख के बताता हूँ आपको। शॉर्टकट वाला तरीका याद करो कैसे। तो स्कैंडियम का क्या हो जाएगा, देखो नोबल गैस कौन है, आर्गन, फिर आर्गन 4s2 3D1 हो जाएगा। देखो दिमाग लगाओ, यहाँ तक तो किसने खींच लिया, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन किसने खींच लिया, आर्गन ने खींच लिया, तो क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3D1। अब ऐसे ही पैटर्न को आगे बढ़ाते चलो। टाइटेनियम का क्या होगा, आर्गन 4s2 3D2। फिर इसका कितना होगा वेनेडियम का, शक्ति वी, आर्गन 4s2 3D3। फिर वी के बाद आता है कर, क्रोमियम, आर्गन 4s2 3D4। फिर आता है Mn, आर्गन 4s2 3D5। फिर आएगा आयरन, फे, आर्गन 4s2 3D6। फिर आएगा कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3D7, सॉरी 3D6 है ना यहाँ पे, 3D7। फिर आएगा निकल, आर्गन 4s2 3D8। फिर आएगा कॉपर, आर्गन 4s2 3D9। और फिर आएगा जिंक, आर्गन 4s2 3D10। अब इसमें याद रखो, देखो अभी ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, इसमें दो जगह आपके थोड़ी उलझन है। एक है याद रखना कॉपर में, और एक है आपके क्रोमियम में। ऊपर है क्रोमियम, नीचे है कॉपर, इनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अटपटा सा है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी अभी इसमें तो अभी आपने सीधा लिखा है, बट ये गलत है, ये आपका एक्सेप्शन है। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड आपको दिख रहा है, असली में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 4s1 3D5 क्रोमियम का, और कॉपर का क्या है आर्गन 4s1 3D10। याद रखिएगा कॉपर और क्रोमियम, इनके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा हेर फेर है। कॉपर और क्रोमियम याद रखिएगा, कुकर रट लो, कुकर मतलब कॉपर और क्रोमियम, इनके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा हेर फेर है। अब हेर फेर क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो, बस लास्ट टॉपिक है। देखो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एक्सेप्शनल, एक सेकंड हेडिंग गलत लिख दी, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है कॉपर और क्रोमियम का, लेट्स सी। देखो अगर हम बात करें कॉपर की, पहले कॉपर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 29 था, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 4s2 3D9। ये हमने लिखा था, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा होगा। बट ऐसा ना हो कि बच्चों आपका जो असल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आया, आर्गन 4s1 3D10, ये एक्चुअल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, लेट्स सी। देखो
एक्सपेक्टेड के अनुसार आपका क्या आ रहा था, ये आ रहा था। देखो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d में कितने होंगे 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन भर लो। कैसे भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो एक बात याद रखना बच्चों, क्या देखो स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कब होती है, जबकि क्या हो, कोई भी शेल या कोई भी सब शेल कैसा भरा हो, कैसा भरा हो, फुली फिल्ड। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होती है, जब भी कोई भी शेल और कोई भी सब शेल कैसा भरा हो, फुली फिल्ड। याद रखिएगा फुली फिल्ड। और यकीन मानो बच्चों, अगर फुली फिल्ड ना भरा हो ना, तो एक और पहली नंबर तो हम किसको चेक करते हैं, फुली फिल्ड। अगर आपका जिस भी तरीके से अगर शेल या सब शेल पूरी फिल्ड हो पा रहा है तो आपको स्टेबिलिटी मिलने की चांसेस ज़्यादा है। बट अगर फुली फिल्ड नहीं मिल पा रहा है तो हम दूसरी स्टेबिलिटी कौन सी चेक करते हैं, याद रखना हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा हो। आधा भरा हो भी क्या होता है, स्टेबल होता है, याद रखना। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी कंडीशन में होता है, फुली फिल्ड में। और नेक्स्ट कंडीशन हम कौन सी चेक करते हैं स्टेबिलिटी की, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। याद रखिएगा हाफ फिल्ड। फर्स्ट किसको चेक करते हैं, फुली फिल्ड। नेक्स्ट किसको चेक करते हैं, हाफ फिल्ड। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। स्टेबिलिटी का क्या होता है, या तो फुली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो। तो लेट्स सी। तो देखो अभी यहाँ पे डी में 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर डी के पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो डी क्या हो जाए, फुली फिल्ड हो जाए। डी क्या हो जाए बच्चों, फुली फिल्ड हो जाए। तो इसी वजह से क्या होता है, जो डी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से जंप करता है एस से किसके पास, डी के पास। बोला भाई तू खुशी मना ले, तू स्टेबल हो जाए क्योंकि तू बड़ा सब शेल है। तो 4s में तो रह जाते हैं 1, और अब डी में कितने हो जाते हैं 10। वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया तो एस में कम हो गए, डी में 10 हो गए। अब डी क्या हो गया, फुली फिल्ड हो चुका है, तो स्टेबल हो चुका है। इसी वजह से क्या होता है, जो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 4s1 3d10 रादर 4s2 3d9। क्यों, क्योंकि कॉपर स्टेबल हो जाता है किस केस में, आपका जब एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करेगा डी में, फुली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी हो जाती है। यही हम बात करें किसकी, क्रोमियम की। तो क्रोमियम का एटम नंबर 24 था। आपने एक्सपेक्ट क्या किया था, एक्सपेक्ट क्या किया था कि कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d4। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। बट एक्चुअली क्या आया, आर्गन 4s1 3d5। इसका भी सेम वही रीजन। देखो 4s2 में क्या था, ये s में 2 थे और d में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। ये था 3d4, ये था 4s2। बट डी ने क्या बोला, अगर भगवान एक इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊं, हाफ फिल्ड हो जाऊं। हाफ फिल्ड मतलब, हाफ फिल्ड का मतलब क्या होगा, डी हाफ फिल्ड क्या होगा 3d5। जब डी के हर एक डब्बे में क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन हो, हर एक बच्चे को पूड़ी मिल गई हो, हर एक बच्चे को पूड़ी मिल गई हो, वो क्या होगा आपका हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी। तो या तो सबको पूड़ी सब्जी मिल जाए, या फिर एटलीस्ट हर एक बच्चे को पूड़ी पूड़ी तो मिल जाए, जिससे वो पूड़ी अकेले कोरी कोरी खा ले नमक के साथ। ठीक है, चलो। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है सो डैट डी क्या हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए। अब आप ये मत सोचना यहाँ पर कि एस जब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक्स एस भी तो हाफ फिल्ड हो रहा है। अरे बेटा एक्स में है ही कितने ऑर्बिटल, एक ही तो ऑर्बिटल है, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। एस के बारे में तो हम ज़्यादा डिस्कस करते ही नहीं है, क्यों, एस में है ही एक ऑर्बिटल, एक डब्बा है। अगर एक दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो फुली फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो हाफ फिल्ड, स्टेबल तो है ही वो। तो एस की तो कोई बात करो ही मत, हम बात करते हैं पी डी एफ, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रोमियम में क्या होगा आपका, ये हिसाब किताब एस्टैब्लिश होगा, ये हिसाब किताब एस्टैब्लिश होगा। तो याद रखना कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अटपटा होता है, बाकी सबका आपको याद कर लेना है। और मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ, वैसे मैंने आपको बताया नहीं, नोट्स में आपको लगेगा कि इस पैटर्न में हम क्या लिखते हैं, हमेशा क्या करते हैं, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसमें जैसे मैंने बोला ना 4s2, इसका मतलब क्या है, ये 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को, s किसको रिप्रेजेंट करता है, सब शेल को, और ये x ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। वो तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक वीडियो देखते देखते। तो ये आपको कॉपर और क्रोमियम का भी कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब ये स्कूल पब्लिक स्कूल जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप याद कर पाओगे कि क्रोमियम का क्या होगा, कॉपर का क्या होगा, इवन किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो बार बार प्रैक्टिस करते चलो, कॉन्फ़िगरेशन आपको तभी याद होंगे। ऐसे बिना प्रैक्टिस करे आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लग सकता है। इसलिए एक बार 2-4 बार जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप जल्दी बता पाओगे कि अच्छा
कि अगर मैं पूछूं आपसे फोस्फोरस तो आप बोलोगे हाँ सर इसका होगा नियॉन 3s2 3p5 या 3p3, सॉरी 3s2 3p3। क्लोरीन का बोलूँगा तो नियॉन 3s2 3p5। तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।